Good morning, everyone. Today's topic is electromagnetic induction. And it is a very important topic. So, first of all, what is electromagnetic induction? What is this phenomenon? So, according to this phenomenon, when we generating current or EMF in a conducting circuit by a change in strength, position, or orientation of an external magnetic field, then the phenomenon is called electromagnetic induction, EMI. And the EMF so developed is called induced EMF. If the conductor is in the form of a closed circuit, a current flow in the circuit, this is called induced current. मीन्स आपका यहाँ पे जो जर्नल डिस्क्रिप्शन में अगर आप बात बताएंगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ या फिर ओरिएंटेशन या फिर उस मैग्नेटिक फील्ड की पोजीशन को जब आप चेंज करके किसी भी क्लोज सर्किट में करंट या फिर ईएमएफ को जनरेट करते हैं तो उस फिनोमिनन को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं. ठीक है. इस मेथड के ड्यू टू जो हमारा ईएमएफ जनरेट होता है उसे आप बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इसके ड्यू टू जो करंट हमारी फ्लो करती है उसे हम लोग बोलते हैं इंड्यूस करंट. और इस पार्ट को समझने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले आपको मैग्नेटिक फ्लक्स समझनी होगी. तो व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? तो व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय phi b. ओके. तो a magnetic flux passes through any surface of area vector A, suppose that, which is held in magnetic field vector B, is measured by the total number of magnetic lines of force crossing the surface normally. Means, suppose that these are the magnetic lines and this one is the surface. So number of magnetic lines passes normally, crossing normally to this surface is called magnetic flux. इस फिगर में यहाँ पे 4 लाइन ऐसी हैं जो इस सरफेस को नॉर्मली क्रॉस कर रही हैं. सो इन लाइंस को आप बोल सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स. बट प्रॉब्लम ये है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैग्नेटिक लाइंस आर द इनविजिबल. ओके. सो आप इसे काउंट कैसे करेंगे? सो इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला है, phi b is equal to vector b dot vector a. This is vector b and the vector a, it means area vector of this surface is a. So in this part angle is 0, so value of phi b is a scalar quantity because it is only number of lines. So b into a into cos 0 and value of cos 0 is 1. So in this figure magnetic flux value is BA. Clear? Now suppose that if this is the surface, so area vector is A and magnetic lines passes through this surface like this. So suppose that the angle between magnetic field and area is theta. So phi b is equal to b dot a. So b into a into cos theta. Clear? ओके. तो यहाँ से आपको ये पॉइंट बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा. ठीक है.
इसी के बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है इसमें, वो हमारा आता है फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन। सो बी की वैल्यू अगर आप इस फॉर्मूले या इस फॉर्मूले से फाइंड करें तो B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/A, एंड दिस वैल्यू इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन और फ्लक्स डेंसिटी। क्लियर? In other words, if decrease of magnetic lines of force is associated with the strength of magnetic field. For an example, अगर आप सपोज कर लीजिए कि एक पॉइंट चार्ज है, मैग्नेटिक पोल मान लीजिए इस पॉइंट को, जिससे हमारी मैग्नेटिक लाइंस ऐसे पास आउट हो रही हैं। ठीक है, ये मैग्नेटिक लाइंस हमारी ऐसे पास आउट हो रही हैं। इससे अगर मैं एक सरफेस यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, ऐसे, और इसी के बाद मैं एक सरफेस यहाँ ले लेता हूँ, तो सिंपल सा पॉइंट हमारा दिख रहा है कि दोनों सरफेसेस में से इस सरफेस का एरिया ये एरिया 2 एंड दिस वन इज़ एरिया 1। सो एरिया 2 का जो एरिया है वो आपका बिगर है और एरिया 1 का एरिया आपका स्मॉलर है। ओके, क्लियर? सो इससे हमारी जो फ्लक्स डेंसिटी होगी, फॉर्मूला इज़ B इज़ इक्वल टू 5/A। इसका एरिया आपका कम है तो यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी B की वैल्यू ज़्यादा होगी, और इस पार्ट का एरिया आपका हाई है तो फ्लक्स डेंसिटी इट मीन्स B की वैल्यू लो हो जाएगी। ओके, इस टाइप से आप फ्लक्स डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। अब आती है फ्लक्स की यूनिट। तो यूनिट ऑफ फ्लक्स इज फाई, यूनिट ऑफ फाई इज वेबर। ओके, क्लियर? ये पॉइंट आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपने मैग्नेटिक इफेक्ट में आपने एक पॉइंट आपने और पढ़ा था जिसमें हम लोग लॉरेंज फोर्स को डिस्कस करते थे। तो सपोज दैट द वैल्यू ऑफ लॉरेंज फोर्स इज F इज इक्वल टू QBV, स्केलर फॉर्म। सो B इज इक्वल टू F अपॉन QV। क्लियर? सो फाई फॉर्मूला, फाई इज इक्वल टू B इंटू A इंटू कॉस थीटा। यहाँ से अगर आप रिप्लेस करते हैं B की वैल्यू, सो F अपॉन QV इंटू A। क्लियर? यहाँ से अगर आप डायमेंशन निकालना चाहें या फिर एक न्यू यूनिट, तो न्यू यूनिट अगर आप निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा आपका kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एरिया मीटर स्क्वायर, चार्ज की यूनिट A इंटू टी। अगर आप MK सिस्टम में जाते हैं तो A चार्ज की हो गई कूलम, कूलम की आप एम्पियर सेकेंड, और V इज़ वेलोसिटी और स्पीड, सो मीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड से ये सेकेंड रिमूव हो जाएगा, मीटर से मीटर रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका पार्ट क्या आया, kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर अपॉन एम्पियर, एंड kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, इस पोर्शन को आप बोल सकते हैं जूल। तो जूल पर एम्पियर, ये आपकी फाई की एक और यूनिट हुई, और इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेबर बोलते हैं। ठीक है, और अगर ऐसा पे सॉल्व करते हैं तो ये वोल्ट सेकंड भी आती है, आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको आएगा, क्योंकि जूल इज़ द फॉर्मूला, जूल इज़ द यूनिट ऑफ वर्क, एंड वर्क इज़ इक्वल टू वोल्टेज इनटू चार्ज। जब ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस करेंगे तो आपका वोल्ट सेकंड भी हमारा फाइंड आउट होगा। ठीक है, अब मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट है उसको डिस्क्राइब करूँगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा। एक्चुअल में क्या हुआ
कि ये सपोज़ कर लीजिए कि हमारा एक मैग्नेट है और ये इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो यहाँ से हमारी मैग्नेटिक लाइंस आउटसाइड जा रही हैं और ये एक क्लोज सर्किट पड़ा हुआ है। इसमें यहाँ पर हमने एक एमीटर यूज़ किया हुआ है। जब ये मैग्नेट रेस्ट में था तो उस कंडीशन पे यहाँ पर जो आपकी फ्लक्स है वो फिक्स्ड है, इट मीन्स कांस्टेंट है, ठीक है। और इस एमीटर में डिफ्लेक्शन 0 दिखा रहा है, इट मीन्स यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है, ठीक है। अब अगर हम लोग इस मैग्नेट को मूव कराएं राइट हैंड साइड, इट मीन्स ये मैग्नेट इस सर्किट के क्लोज हो जाएगा। क्लोज आने से क्या होगा, क्लोज जब ये आ जाएगा तो इसकी हमारी फ्लक्स की वैल्यू, जो फ्लक्स हमारी साइड से पहले पास आउट हो रही थी, अब वो भी इसके इंटरनल एरिया से क्रॉस करेंगी। तो इस कंडीशन पे फ्लक्स की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो आपका एमीटर है इसमें डिफ्लेक्शन 0 नहीं है, इट मीन्स कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रही है। तो बहुत खुशी हुई इस बात को सुनकर लेकर कि जब हम नॉर्थ पोल को क्लोज ला रहे हैं तो इसमें करंट फ्लो हो रही है। तो ये सोचा गया कि अगर नॉर्थ पोल इस कॉइल के पास हो जाए, बिल्कुल इस तरीके से क्रॉस कर जाए, तो करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी और हमें प्रॉपर करंट मिलने लगेगी। तो हमने जब नॉर्थ पोल को ऐसे रख दिया तो उस कंडीशन पे लाके हम लोगों ने इसको रेस्ट पे लग दिया। जब रेस्ट पे रखा तो फिर से फ्लक्स की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या हो गई, फिक्स हो गई, इट मीन्स कांस्टेंट। और फिर से आई की वैल्यू 0 हो गई, इट मीन्स डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। फिर थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुए होंगे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट ये परफॉर्म किया, फेराड। तो उन्होंने फिर से इस मैग्नेट को इस कॉइल से अवे ले गए। जब अवे ले गए तो फ्लक्स की वैल्यू फिर से क्या हो रही होगी, फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही होगी और अब फ्लक्स डिक्रीज़ हो रही होगी। फ्लक्स डिक्रीज़ हो रही थी, ये क्लियर है क्योंकि अवे ले जा रहे हैं। तो देखा कि फिर से करंट की वैल्यू 0 नहीं है, यानी करंट यहाँ फ्लो कर रही है। तो उन्होंने जो कंक्लूज़न निकाला वो क्या निकाला कि अगर फ्लक्स में चेंज होगा, देखिए दोनों ही कंडीशन में फ्लक्स चेंज हो रही है, तो दोनों ही कंडीशन पे करंट भी फ्लो हो रही है। तो कंक्लूज़न उनका ये निकला कि अगर फ्लक्स चेंज होगी तो हमारी करंट फ्लो होगी, बट अपोजिट डायरेक्शन। अगर इस टाइम पे करंट आपकी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही होगी तो इस टाइम पे करंट हमारी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ओके। तो इससे रिलेटेड मेन कॉज क्या है, तो दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड, दिस प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो व्हाट इज द कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ? तो एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल when amount of magnetic flux linked with the coil changes with time। with time क्यों? क्योंकि जब हम लोग ने स्लो इसको, जब हम लोग यहाँ पे इसके क्लोज लाएंगे तो भी करंट जनरेट हो रही है, बट अगर हम इसे फास्ट चलाते हैं तो चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में बहुत जल्दी होगा। तो देखा गया कि करंट बहुत रैपिडली चेंज हो रही है, इंक्रीज कर रही है। इट मीन्स अगर आप इस चेंज को टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं, यानी टाइम के साथ साथ जल्दी करते हैं, तो करंट ज़्यादा हो रही है। स्लोली करेंगे तो करंट कम यहाँ पर जनरेट हो रही है। इसलिए मैंने यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोला, ठीक है। तो व्हाट इज़ द कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ? द मेन कॉज इज अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस विद टाइम। तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया गया था उसके बिहाफ पर एक्सप्लेनेशन था। इसी एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे फेराडे ने हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कुछ लॉस दिए
अब इन लॉस को हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो फर्स्ट लॉ, Faraday's first law, it is very important for the board examination. Faraday's first law of electromagnetic induction. So according to Faraday's first law, whenever the amount of magnetic flux linked with a circuit changes, the EMF is induced in the circuit, and the induced EMF lasts so long as the change in magnetic flux continue, जो कि हम लोगों ने अभी एक्सपेरिमेंट में डिस्कस भी किया है। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमारी सर्किट से लिंक है उसमें चेंज होगा, तब तक हमारा क्या है, तब तक क्या होगा, इंड्यूस्ड EMF जनरेट होता रहेगा। ठीक है, क्लियर। एंड द सेकेंड लॉ, द मैग्नेटिक, सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ हमारा कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF induced in the circuit is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with it, delta phi divided by delta t. When we remove the sign of proportion, then we put a constant delta phi by delta t. Okay, and in all system of unit the value of k is 1, so finally we get E is equal to delta phi by delta t. But d phi यहाँ पर अगर हम लोग एक चेंज सपोज कर लें, तो यहाँ पर डी, अगर चेंज बहुत स्मॉल है तो आप लिख सकते हैं डी फाई बाय डी टी। ठीक है, बट यहाँ पर हम लोग फाइनली एक नेगेटिव साइन भी रिप्लेस करते हैं। नेगेटिव साइन क्यों रिप्लेस करते हैं, इसका एक लॉजिक है और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल भी है। नेगेटिव साइन इज टेकन बिकॉज इंड्यूस्ड EMF इज ऑलवेज अपोजेज any change in magnetic flux associated with the circuit. Okay, and this follows from Lenz's law discussion. माइनस साइन इसलिए यहाँ पुट किया क्योंकि जो इंड्यूस्ड EMF है ये नहीं चाहता है कि फ्लक्स में कोई चेंज हो, यानी अपोज करेगा, चेंज का अपोज करेगा, इसलिए माइनस साइन यहाँ पे पुट किया गया। ठीक है, और ये जो था ये लेंज ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू व्हाट इज द लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन प्रोडक्शन। इस EMF के ड्यू टू जो हमारी करंट जनरेट होती है उसे इंड्यूस करंट कहते हैं, और उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऐसी होती है कि वो अपने प्रोडक्शन के कॉज का ही क्या करती है, अपोज करती है। ठीक है, इसीलिए ये माइनस साइन यहाँ पे पुट किया गया और इस लॉ को लेंज लॉ कहते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स n है तो फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाय डी टी। ठीक है, लेंज लॉ आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा के लिए कई बार पॉइंट पूछा जाता है। व्हाट इज लेंज लॉ? अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन प्रोडक्शन। इसको ध्यान से रखिएगा। अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो इसको ऐसे देखेंगे, आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि अगर करंट किसी कॉइल में क्लॉकवाइज जा रही है तो उसका पोल, उसमें एंड कैसा होगा, साउथ पोल, और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज आ रही है तो यहाँ पर जो आपका एंड बनेगा वो बनेगा नॉर्थ पोल। तो देखिए ये कॉइल है, मैं यहाँ पे नॉर्थ पोल क्लोज ला रहा हूँ। अगर मैं नॉर्थ पोल क्लोज लाऊंगा तो फ्लक्स क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगी ड्यू टू इस, यहाँ पे करंट भी जनरेट होगी। तो इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज होगी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको क्या देखना है, इसको इस तरीके से सपोज करना है कि अगर मैं नॉर्थ पोल को क्लोज ला रहा हूँ तो करंट जनरेट हो रही है,
और जो करंट जनरेट होगी वो अपने ही प्रोडक्शन कॉस्ट का क्या करेगी, अपोज करेगी। इट मीन्स नॉर्थ पोल क्लोज आ रहा है तो यहाँ पे जो करंट जनरेट होगी वो चाहेगी कि नॉर्थ पोल क्लोज ना आए। या फिर ऐसे सोचिए कि अगर ये नॉर्थ पोल क्लोज आ रहा है तो फ्लक्स चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ड्यू टू विच करंट हमारी जनरेट हो रही है। तो जो करंट हमारी जनरेट हो रही है वो क्या चाहेगी कि फ्लक्स इंक्रीज ना हो, और फ्लक्स इंक्रीज ना हो इसका मतलब नॉर्थ पोल क्लोज ना आए। जब नॉर्थ पोल क्लोज नहीं लाना है तो यहाँ पे इसको रिपल करना होगा, तो यहाँ पर क्या बनाएगी वो करंट, नॉर्थ पोल। करंट जब नॉर्थ पोल बनाएगी तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अब मान लीजिए आप नॉर्थ पोल को अवे ले जा रहे हैं तो फ्लक्स आपकी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। तो फ्लक्स अगर आपकी डिक्रीज़ करेगी तो फिर करंट जनरेट होगी। तो करंट कैसी जनरेट होगी, जो कहेगी नॉर्थ पोल को क्लोज लाओ। तो क्लोज लाने के लिए अट्रैक्ट करना होगा और उस कंडीशन पे कॉइल में करंट की डायरेक्शन हो जाएगी क्लॉकवाइज। ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और लेंज लॉ और फेराडेज लॉ के एक्सप्लेनेशन थे। आई होप कि ये आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए, अदरवाइज़ इसको वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।